हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। देखिए, हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज से हम एक कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। नया ये होगा कि अब तक की जो वीडियोस थी आपकी 30 मिनट 35 मिनट की आती थी, अब हम कोशिश करेंगे कि 1 आवर्स की कम से कम वीडियो हो। कम से कम 1 आवर्स की वीडियो हो आपके एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का। करंट अफेयर्स वाली जो वीडियोस आती हैं, करंट अफेयर्स वाली वीडियोस तो छोटी ही होंगी, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आप मुश्किल से 25 मिनट 30 मिनट लगता है एक्सप्लेन करते हुए ऑन एन एवरेज, वो तो वैसे ही रहेंगी। लेकिन जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, इसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं। एक चीज़, बाकी इस पे सजेशन कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, आप सजेशन दीजिए, वहाँ पे बताइए कि क्या चीज़ें करी जा सकती हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर के साथ ही साथ आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के बारे में वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया जाता है। तो अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं आप। अभिषेक श्रीवास्तव यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप अभिषेक श्रीवास्तव को अनअकैडमी पे भी सर्च कर सकते हैं। ओके, चलिए, डिटेल से जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिलेंगे, आप वहाँ से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये कूपन कोड यूज़ कीजिए TT100, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। तो हमारी गाड़ी थी बायोम पे, ठीक है। बायोम हम लोग सीख रहे थे। हम लोग पहले देखिए यहाँ पे थे पिलर नंबर 2 के चैप्टर नंबर 1 पे नेचुरल इकोसिस्टम में पढ़ रहे थे हम लोग चीज़ें। और हमने अब तक बहुत सारे बायोम्स की डिस्कशन कर ली है। जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक्वेटिक बायोम्स के बारे में। एक्वेटिक बायोम्स के बारे में आज समझेंगे, ठीक है। चलिए, कल तक हमने डेजर्ट बायोम के बारे में कवर कर लिया था। डेजर्ट बायोम, उसके अलावा अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था हमने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थे वो सब, वो पॉइंट आप मिस नहीं कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और वो नॉर्मली मिलते नहीं हैं। पहली बात, नॉर्मल बुक्स में आपको अवेलेबल नहीं होंगी। दूसरी बात, आपके मेंस आंसर राइटिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। देखो, हमेशा तैयारी करते रहना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि पीटी निकाल के ऐसा कुछ अचीवमेंट तो लेना है नहीं, ठीक है। निकालना तो एग्ज़ाम पूरा क्वालिफाई करना है, तो इसलिए हमेशा पीटी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग इक्वेटिक बायोम में इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो समुद्र में हो, यानी समुद्र के जीव जंतुओं के लिए कोई सिस्टम हो जहाँ पर समुद्र के जीव जंतु अपना डे टू डे का फंक्शन परफॉर्म करते हो। यानी इकोसिस्टम का क्या डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। हाँ, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इन ओशन या वाटर बॉडी, ऐसे या वाटर बॉडी ले लो, वाटर बॉडी, इन वाटर बॉडी। तो जो वाटर बॉडी में प्लांट या एनिमल्स हैं, उनका जो डे टू डे का फंक्शन होता है वो बताता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी बायोम्स बटे होते हैं। कोई ज़्यादा खारे पानी में रहेगा, कोई कम खारे पानी में सर्वाइव करेगा, कोई बैरकेस वाटर में रहेगा, मतलब तीसरी कैटेगरी एक बीच में आ जाती है, जो ज़्यादा खारा और कम खारा के बीच का कैटेगरी होता है। मेजरली दो भागों में बांटते हैं, एक तो खारा पानी और एक फ्रेश वाटर पानी। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दो भागों में बांटते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहली बात, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा इक्वेटिक इकोसिस्टम, ऐसा समुद्री या ऐसा जलीय, एक्वेटिक कह सकते हो, जलीय, जलीय इसको करते, जलीय परितंत्र, पारितंत्र, ऐसा पारितंत्र जो फ्रेश वाटर, ऐसा जलीय पारितंत्र जो फ्रेश वाटर से बनता हो। फ्रेश वाटर का क्या मतलब है भाई? फ्रेश वाटर का मतलब है कि रिवर्स से पानी आता हो, जिसकी सैलिनिटी बहुत कम हो, जिसमें साल्ट, लवण, जिसकी लवणता, साल्ट या सैलिनिटी वो क्या हो, कम हो, ठीक है, उसको बोलेंगे ये फ्रेश वाटर है। ये बताइए कि जो समुद्र में पानी पाया जाता है,
समुद्री वाटर, उसके साथ क्या समस्या होती है? समुद्री वाटर के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सलाइन वाटर होता है। अगर समुद्री वाटर भी फ्रेश वाटर होता तो मजा ही आ जाता। जो ये वाटर क्राइसिस दिख रही है दुनिया में कि अगला जंग होगा वाटर के लिए, पानी के लिए ही अगली जंग होगी, तो समुद्र वाला पानी अगर ठीक होता, यूजेबल होता, ड्रिंकेबल होता कि उसको पिया जा सके, तो वाटर क्राइसिस की तो नौबत ही नहीं आती। बहुत सारे डेजर्ट वाले कंट्री जहाँ पे पानी नहीं है, जैसे गल्फ कंट्रीज का आप नाम ले लीजिए, जहाँ पर जमीन में आप खड्डा खोदोगे तो तेल निकलेगा। आप ऐसे रीजन को आप देख लीजिए, तो जहाँ पर पानी नहीं है तो वो लोग समुद्र से पानी नहीं मंगा लेते, एकदम धड़ाधड़ पानी मंगाते, पीते, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं थी। 5 दिन में एक बारी नहीं नहाना पड़ता उनको, है अवेलेबिलिटी होती पानी की। ऐसा तो है नहीं, वहाँ पे पानी है कैसा? खारा पानी है। खारा पानी मतलब जिसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, सलाइन ज़्यादा हो। खारा पानी आप पिएंगे तो आपके बॉडी में जो है बहुत सारे ब्लॉकेज हो जाएंगे, जिस ब्लॉकेज के चलते जो बॉडी में ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, ब्लड बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं होगा, ब्रेन हैमरेज होगा और तुरंत के तुरंत इंसान मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फ्रेश वाटर चाहिए होता है हमेशा, शारीरिक ज़रूरतों के लिए फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसे कि रिवर, लेक और पॉन्ड है। रिवर, लेक्स या पॉन्ड है। देखो, रिवर बारिश होता है, बारिश से जो पानी आता है वो रिवर्स में जाता है, चलता, या ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वो भी कहाँ जाएगा? किसी लेक में जाएगा, किसी वो रिवर में जाएगा, किसी पॉन्ड में जाएगा। तो इससे चलते क्या होता है, ये फ्रेश वाटर जिसकी इसमें जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसमें सैलिनिटी बहुत कम होती है, बहुत कम सैलिनिटी होती है। ठीक है, ग्लेशियर का पिघलना भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्लेशियर पिघल रहा है उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब ग्लेशियर पिघलते चले जाएंगे और क्या होगा, जो ओशन है, समुद्री जलस्तर है, वो बढ़ जाएगा। और जब समुद्री जलस्तर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, बहुत छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं ना वो सब डूब जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी समस्या है छोटे छोटे आइलैंड्स का डूबना, एक बहुत बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज का। ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बर्फ का बहुत पिघलना भी ठीक बात नहीं है। कोई कहे कि अरे फ्रेश वाटर चाहिए, बर्फ को पिघला दो भाई, पिघला दोगे तो पता चलेगा कि रहने की जगह नहीं बचेगी। तो पिघलाना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पिघलेगा उतना समस्या खड़ा हो जाएगा। ये बात हमें आपको समझनी पड़ेगी कि पिघलना, बर्फ का पिघलना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दुनिया भर में आज इसी बात को लेके क्या चल रहा है, दुनिया भर में आज इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहा है। क्लाइमेट बचाओ, क्लाइमेट बचाओ, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करो। ग्रीन हाउस गैसेस का जितना ज़्यादा इमिशन होगा उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके चलते क्या हो, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर क्यों हो रहा है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं। और जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तब क्या समस्या खड़ी होगी, जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तब प्लांट के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीजन जो डिजॉल्व रहता है पानी में वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे ऑक्सीजन, जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती चली जाती है। तो आपको तो पता है, ऐसी बात तो है नहीं कि समुद्र के जीव जंतु हैं वो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, ऑक्सीजन तो उनको भी चाहिए होता है। ये अलग बात है कि जितना हवा में ऑक्सीजन रहता है उसकी तुलना में सिर्फ 10% ही ऑक्सीजन, ऐसा कह सकते हो कि 150 गुना ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। कहाँ पर? एयर में। लेकिन कुछ तो मात्रा में रहता ही है ऑक्सीजन वाटर में। तो वाटर में जो ऑक्सीजन रहता है उससे ज़रूरत तो फुलफिल होती ही है इन लोगों की, जितने भी समुद्री एनिमल्स हैं। जब ज़रूरत उनकी फुलफिल होगी और वो किसी भी तरीके से, मान लो पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे ऑक्सीजन, देखो पानी गर्म हुआ, जैसे जैसे पानी गर्म हुआ, एक मिनट,
जैसे जैसे वाटर क्या हुआ, वाटर वार्म हुआ, वाटर वार्मिंग बढ़ा, वैसे वैसे क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होने लगेगा। और जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो प्लांट हो, वो चाहे क्या हो, एनिमल हो, सब क्या हो जाएंगे, मरना ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा मरने लगेंगे। तो इसलिए कभी भी वो टेम्परेचर बढ़ना फ़ायदेमंद नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, वार्सा एग्रीमेंट, क्या कर रहे हैं, सब लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बट होता कहानी क्या है, सबसे बुरी बात तो ये है कि इन देशों की, ये लोग आते हैं, बैठते हैं, चाय समोसा खाते हैं और इनके अपने मतलब की बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ भैया करेंगे करेंगे करेंगे, और कसम वसम खा के बस अपने घर निकल लेते हैं। यही कहानी पिछले 15-20 सालों से चल रही है और एक दूसरे पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं कि वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। समस्या ये है कि कोई नहीं कर रहा है। इसी के चक्कर में बोलन सोरो, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ अमेजन फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया। क्यों काटा, क्यों काट रहे हैं, क्योंकि ये लोग बोल बच्चन ही कर रहे हैं। जितने भी कंट्रीज हैं आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट में, और कहाँ कहाँ ये सब लोग क्या करते हैं, आते हैं बैठ के बोल बच्चन करते हैं। इसके चलते जो गरीब कंट्रीज हैं उनको ना फाइनेंशियल फ़ायदा होता है ऐसे मीटिंग से, ना टेक्नोलॉजिकल फ़ायदा होता है, जिसके चलते वो लोग कहते हैं कि ठीक है, ना करो हमारा विकास, ना करो हमारा विकास, क्या फ़र्क पड़ता है, हम खुद करेंगे। खुद कैसे करेंगे, अपने यहाँ के पेड़ों को काटेंगे, बेचेंगे उसको, पेड़ों को काटेंगे, नई इंडस्ट्रियाँ बनाएंगे, पेड़ों को काटेंगे, जो है ज़मीन इकट्ठा करेंगे, तो बहुत सारा फ़ायदा है। उन लोगों को कहेंगे इससे हमको फ़ायदा है, चलो नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। अभी फ़ायदा जो हमको हमको अपना देश विकास करना है, हमको चुनाव जीतना है, हमको विकास तो करना ही पड़ेगा। हम तो चुनाव जीतने के लिए तो दिखा नहीं देंगे कि भैया देखो हमारे यहाँ इतना प्लांट है, इससे आपका ऑक्सीजन अच्छा मिल रहा है, आप जितने ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी, आप अच्छा कीजिएगा। तो ऐसा तो है नहीं, इससे तो चुनाव जीत नहीं सकते। जीतने का तरीका तो उनको निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया देशों के लिए कि वो अपने यहाँ ये सब चीज़ें करें, जिससे वो खुद डेवलप हो सकें। लेकिन फिर वही बात, जब कहानी बिगड़ जाएगी तो सब इकट्ठा आके बैठेंगे और कहेंगे ठीक है, लाओ कुछ करा जाए, लाओ कुछ किया जाए। तो ये थोड़ी एक भूमिका थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप इतनी बात समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ कि देखो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई ये हमको समझ में नहीं आया, इसको हमको समझाओ, तो समझाया जाए। चलो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे लौट के, जिसका नाम है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी पारितंत्र, ताज़ा पानी पारितंत्र, ताज़ा पानी पारितंत्र या ताज़ा जल का पारितंत्र, है ना, ताजे जल का पारितंत्र, ताजे जल का पारितंत्र। ताजे जल के पारितंत्र में कौन कौन से एग्जाम्पल्स याद रखना, जैसे कि रिवर, लेक या पॉन्ड, तालाब, नदियां, झील और तालाब, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के तहत आती हैं। दूसरा जो टाइप का इकोसिस्टम है वो है मारिन इकोसिस्टम। ठीक है, मरीन इकोसिस्टम, मारिन इकोसिस्टम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है अलग अलग भाषाओं में। तो जो मरीन इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम में क्या होता है कि मरीन इकोसिस्टम में समुद्र, इसको बोलते हैं समुद्री समुद्री पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र, समुद्री पारी, ठीक है, मरीन या समुद्री पारितंत्र। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आएंगे समुद्र, एस्चुरी या मैंग्रोव। खास विशेषता जो मरीन इकोसिस्टम होता है, मरीन इकोसिस्टम की खास विशेषता होती है, ये साल्टी होते हैं, मतलब जिसमें सॉल्ट या नमक का कंटेंट 30 से 35 ppm होता है। 30 से 35 ppm जिसमें होता है उसको मरीन इकोसिस्टम, जिस भी वाटर बॉडी में, ठीक है, अगर
सॉल्ट का कंटेंट 30 से 35 ppm से ज़्यादा है, 30 से 35 ppm या उससे ज़्यादा है, तो उसको हम रख देते हैं मरीन इकोसिस्टम की कैटेगरी में। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब बहुत सारे दुनिया के ऐसे, अब आप मुझे थोड़ा सा एक आध चीज़ बताइए, जैसे कि मरीन इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, बताइए एक कमेंट सेक्शन में लिखिए। बताइए। सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं अब आपको बता देता हूँ, एक तरफ से कुछ सॉल्टी इकोसिस्टम के कुछ कुछ एक नाम बता देता हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है डेड सी का। डेड सी, डेड सी कहाँ पे है? डेड सी एक्चुअली देखो, दो तीन रीजन है डेड सी के आसपास। जॉर्डन, जॉर्डन, EAN, जॉर्डन, उसके अलावा इजराइल, इजराइल, जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक, पैलेस्टीन वाला, इससे ये घिरा हुआ है आपका डेड सी। उसके अलावा ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रेट साल्ट लेक, आपने सुना होगा ग्रेट साल्ट लेक। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में आपने ग्रेट साल्ट का जो है आपने हमेशा सुना होगा इसका, इसके बारे में। उसके अलावा आप कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी भी एग्जाम्पल है किसका? सॉल्ट लेक का। सॉल्ट लेक का एग्जाम्पल है कैस्पियन सी। तो बताइए कैस्पियन सी की इंपॉर्टेंट रिवर बताइए, कैस्पियन सी की एक इंपॉर्टेंट रिवर बताइए, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कैस्पियन सी, एक इंपॉर्टेंट रिवर बता दीजिए बस। कैस्पियन सी की इंपॉर्टेंट रिवर है, बताइए बताइए। याद आया? वोल्गा। वोल्गा कैस्पियन सी की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके अलावा कौन कौन सी? यूराल रिवर, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, ओके। उसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक उर्मिया ईरान में है। लेक उर्मिया कहाँ पे है? ईरान में। ठीक, अजरबैजान और ईरान के आसपास ये जो है इंपॉर्टेंट लेक है, लेक उर्मिया। ये भी एक सॉल्ट लेक का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे जो आपको याद रखना था सॉल्ट लेक का। भारत का मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए, मीठे पानी की झील भारत में कहाँ है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मीठे पानी के झील के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए फैक्चुअल चीज़ें कवर करवा रहा हूँ ताकि आपको, ज्योग्राफी में सब चीज़ें पढ़ेंगे वैसे आप, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं लगे हाथ। यही एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे मैं आपको वास्ट इन्फॉर्मेशन भी दे पाऊँगा और चीज़ें ढंग से कवर हो पाएंगी। तो एक एग्जाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट है वुलर लेक का। वुलर लेक मीठे पानी की झील है, भारत का सबसे बड़ा झील मीठे पानी का वुलर लेक। लोकटक लेक, लोकटक, ठीक है, लोकटक बताओ कहाँ पे है? हाँ, ये तो बहुत सिंपल है ना, मणिपुर में है लोकटक। ठीक है, वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड, वेम्बनाड, वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मीठे पानी का एक लेक है। ठीक, और ये रामसर साइट भी है। ठीक है, वेम्बनाड लेक, रामसर साइट भी है वेम्बनाड लेक। ठीक है, सुंदरबन के बाद अगर कोई है, अगर ऐसा कोई फ्रेश वाटर लेक जो कि इसमें है रामसर साइट में, तो यही है। ठीक है, कोच्चि में, कोच्चि के आसपास पड़ता है, केरला। ठीक है, उसके अलावा डल लेक,
डल लेक भी एक प्रकार का मीठे पानी का लेक है। कुल्लोरी लेक, कुल्लेरू, कुल्लेरू लेक, कुल्लेरू लेक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोदावरी रिवर के डेल्टा, कृष्णा गोदावरी के पास ये है, अवस्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो ये एक फ्रेश वाटर लेक्स के कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलो अब बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम किसको कहते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में अगर किसी को आप कह रहे हो कि ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सामने एक झील दिख रहा है आपको और आपसे पूछा जाए कि आप इसको बताइए कि ये फ्रेश है या जो है समुद्री इकोसिस्टम का पार्ट है, समुद्री या साल्टी वाटर लेक है, ठीक है, मरीन इकोसिस्टम का पार्ट है, तो आप कैसे बताओगे। सिंपल सा जवाब आप पूछोगे, सिंपल सा सवाल आप पूछोगे, कहोगे कि ये बताइए कि इसका सॉल्ट वाटर कंटेंट कितना है, तो वो बताएगा कि भैया 5 पीपीटी से कम है। पीपीटी का मतलब होता है पार्ट पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट पर थाउजेंड, ठीक है। तो आप देखो जिसमें सॉल्ट कंटेंट कम हो, यहाँ पे देखिए जिसमें सॉल्ट कंटेंट क्या हो, कम हो, लो सॉल्ट कंटेंट हो, यानी कि हमेशा जब सॉल्ट का कंटेंट 5 पीपीटी से कम हो तो उसको फ्रेश वाटर के तौर पे कहा जाता है। लेकिन जब किसी इकोसिस्टम में सॉल्ट का कंटेंट 35 पीपीटी या उससे ऊपर हो, जब किसी वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन या कंटेंट 35 पीपीटी से ज़्यादा हो तो उसको बोल देते हैं हम समुद्री इकोसिस्टम या मरीन इकोसिस्टम। इसके एग्जांपल्स ओशन, एस्चुरी और मैंग्रोव हैं। ओके, ओशन, एस्चुरी एंड मैंग्रोव हैं। अब तीसरा जो वैरायटी आता है वो आता है आपका ब्रैकिश वाटर। हिंदी में इसको बोलते हैं खारा या नुन खारा, ठीक है, हिंदी में इसको नुन खारा पानी भी बोलते हैं, नुन खारा, ठीक है। इसकी क्या कहानी है भाई, इसकी कहानी ऐसे है कि जब सॉल्ट कंटेंट 5 से 35 के बीच में हो, पीपीटी के बीच में हो, 5 से 35 से पीपीटी जो आपके स्क्रीन पे चल रही है वाली पीपीटी नहीं, जब सॉल्ट कंटेंट 5 से 35 पीपीटी पार्ट पर थाउजेंड से कम हो या उसके बीच में हो, 5 से 35 के बीच में हो, तो उसको बोल देते हैं कि ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम के तहत है, ठीक है। मतलब ना ज़्यादा सलाइन है ना कम सलाइन है, पीने योग्य क्या होगा बताओ, पीने योग्य होगा कि नहीं होगा, पीने योग्य होगा कि नहीं होगा बताओ। जाहिर सी बात है पीने योग्य नहीं होगा, ठीक है, पीने योग्य नहीं होगा। अगर ये पीने योग्य होता तो दुनिया में बहुत सारा पानी अवेलेबल हो जाता पीने के लिए, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़ लगे हाथ समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक चीज़ आप लोग बताइए, आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आप ये डिफरेंस बताइए कि एस्चुरी क्या चीज़ होती है, एस्चुरी क्या चीज़ होती है। यहाँ पे 2 बार एस्चुरी का नाम ले चुका हूँ तो मैंने सोचा कि एस्चुरी को जान लेना ही यहाँ पे ठीक है ताकि दिक्कत ना हो आपको। मैंग्रोव तो आप जानते ही होंगे, एस्चुरी क्या भला है, और भारत में ऐसी कौन सी रिवर्स हैं जो एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। एस्चुरी को हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख, ज्वार नद मुख हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या होता है ये, सपोज करो कि ये कोई लैंड है, ठीक है, और यहाँ से कोई रिवर आ रही है, ठीक, कोई रिवर आ रही है, तो रिवर आ रही है तो रिवर यहाँ पे जाके डिपॉजिट करेगी, तो यहाँ पे थोड़ा, और यहाँ पे ओशन है
ठीक है, समुद्र में जाके डिपॉजिट कर रही होगी। तो एक से अधिक नदी जो है आके यहाँ पे मिलती हैं जब, तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट पानी का जम जाता है। अगर ये नदी डेल्टा फॉर्म नहीं करती है, ठीक है, डेल्टा फॉर्म नहीं करती है और सागर से जुड़ने की कोशिश करती है, तो थोड़ा थोड़ा पानी भर जाता है, उसी को बोल देते हैं एस्चुरी। भारत की दो फेमस नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, वो है नर्मदा और ताप्ती। दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो एस्चुरी का फॉर्म करती हैं। एस्चुरी और डेल्टा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एस्चुरी डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा नदी के मुहाने पर क्या करती हैं, जो बहुत सारे अवसाद जो लेकर आती हैं नदियाँ, वो ला के डिपॉजिट करती है, तो उससे डेल्टा फॉर्म हो जाता है। और जब ज़्यादा अवसाद ना ला पाएँ और सीधे पानी ले आएँ और बीच में से गड्ढा बन जाए और वहाँ पे थोड़ा पानी रुक जाए और पानी चला जाए समुद्र में, तो जो पानी रुक रहा है, जहाँ पे समुद्र का भी पानी आ रहा है और नदी का भी पानी आ रहा है, उससे चल के क्या बनता है, एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, भारत में जो इस साइड में पश्चिम साइड में जा रही है वो सब एस्चुरी ही फॉर्म करती हैं, लेकिन जो पूरब साइड में नदियां जाके ड्रेन होती हैं ओशन में या बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, वो लगभग नदियां क्या करती हैं, डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं। समझ गए? आई होप कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलो, मुझे थोड़ा सा बताना था ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। ओके, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। ब्रैकिश वाटर के कुछ एग्जाम्पल, एस्चुरी, सॉल्ट मार्स, मार्स मतलब गाद मतलब कीचड़, ठीक है, मैंग्रोव, स्वैम्प्स या फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रैकिश वाटर मिल जाएंगे, आपको जो है नुनखारा पानी का पारितंत्र आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए, अब सीखने जा रहे हैं कि कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, आप हमेशा काम लगेगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, हमेशा काम लगेगा आपको। ठीक है, अब हर एक का नहीं, ऑक्टोपस वगैरह आप देखे तो होंगे, फिल्मों में आपने ऑक्टोपस देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है, नीला ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का ब्लड जो होता है वो ब्लू होता है। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की। देखो, ऑर्गेनिज्म जो समुद्र में जो या जलीय परितंत्र में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनकी खास विशेषता होती है कि वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि पानी के हिसाब से बटे होते हैं, माफ कीजिए, सूर्य के प्रकाश के हिसाब से बटे होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना जिंदा नहीं रह सकते। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बिना सूर्य के ही रहते हैं, जो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस से अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं, और कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के एनर्जी प्राप्त करके जिंदा रहते हैं, उन्हें सूर्य की रोशनी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलो आते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इसमें न्यूस्टन। न्यूस्टन, न्यूस्टन न्यूस्टन क्या होता है, छोटे छोटे बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल समुद्री एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सरफेस लेयर पे होते हैं, आर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ फिल्म ऑफ वाटर। जो वाटर का फिल्म होता है, मतलब सबसे ऊपरी सतह जो होती है वाटर की, उस पर मूव करते रहते हैं, उनको बोलते हैं न्यूस्टन्स। ठीक है, ये वाटर और एयर के साथ क्या करते रहते हैं, ये इंटरफेस करते रहते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनको बोला जाता है न्यूस्टन्स। कहाँ पे होंगे, इस इमेज के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे टॉप लेवल पर, यहाँ पर। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे सूर्य से, और ये अपना एनर्जी कैसे बनाएंगे, सनलाइट से। सनलाइट से अपनी एनर्जी ये मेंटेन करेंगे, बनाएंगे। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट आता है पेरीफाइटन्स। पेरीफाइटन्स
पेरीफाइटन्स ये एक्चुअली अटैच रहते हैं स्टेम या लीव ऑफ द रूटेड प्लांट आर सब्सटेंस इमर्जिंग अबव द बॉटम मड सच एज स्ली एल्गी, सिसली एल्गी, सिसली एल्गी। जैसे होता क्या है, जैसे इस इमेज में आप देखो कि यहाँ पर सपोज करो कि कोई यहाँ पे ऐसे जमाव हो गया ढेर सारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लांट, ये देखो जमाव के कारण से प्लांट आ गया। प्लांट के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देगा उसको बोलेंगे पेरीफाइटो फाइटन्स। ये इसी पर, इस पर ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, ओरबीड्स वगैरह, ये इस पर ये जमते हैं और इस पर ही बनते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि ये धीरे 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 करके क्या करते हैं, अपना जनरेशन बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसे प्लांट्स पर जब कोई हो तो उसको बोलेंगे पेरीफाइटन्स। अब प्लैंक्टन्स की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है प्लैंक्टन्स, इसके बारे में पूछा भी गया है, प्लैंक्टन्स के बारे में पूछा भी गया है। प्लैंक्टन बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना आप प्लैंक्टन्स के बारे में पढ़ लीजिए उतना कम है। प्लवक बोलते हैं हिंदी में इसको, प्लवक, हिंदी में बोलते हैं इसको प्लवक, प्लवक, ठीक है। प्लैंक्टन्स दो प्रकार के होते हैं, एक पादप के प्लैंक्टन होते हैं, एक जू प्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे जलीय जीव। जैसे पादप वाले होंगे तो छोटे जलीय पौधे होंगे, और जू प्लैंक्टन्स होंगे जो छोटे जानवर होंगे। फोटोसेंसलेस प्रोसेस से ये अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। ये किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, ये फ्लोटिंग, बहुत माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये इसमें एक एग्जाम्पल है एल्गी, डाइटम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाइटम्स, ठीक, प्रोटोजोआ, ठीक है। और उसके अलावा लार्वा फॉर्म करने वाले बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म, इनको प्लैंक्टन्स कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़ा सा जरूरी है इस सब के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है ना, कि प्लवक वगैरह बहुत काम, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, एकदम फूड चेन का जो बेसिक। जैसे समुद्र में आप इसको देख लिए, वैसे जैसे कि आप टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में प्लांट को देखते हैं, प्लांट एक इंपॉर्टेंट, अगर प्लांट खत्म हो जाए तो जीवन खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार प्लवक खत्म हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि समुद्री पारितंत्र सस्टेन भी कर पाए, रुक भी पाए, रह भी पाए, ठीक है। ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं इनकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। कुछ एक चीज़ आप जान लो कि इनका मेजरली क्या होता है कि ये नॉर्मली तो ये रंग नहीं, इसमें कलर्स नहीं होते हैं प्लैंक्टन्स में, लेकिन कुछ जो जिनमें कलर्स होते हैं उनका बैगनी या गुलाबी रंग के होते हैं मोस्टली, है ना। जेलीफिश वगैरह बहुत ज़्यादा अलग अलग रंग के होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो प्लैंक्टन्स होते हैं वो बैगनी या गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनमें ना गोता लगाने की बड़ी अच्छी वो होती है, अंधेरे से बचने के लिए या फिर ऊपर उठने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करते हैं, नीचे से डब से ऊपर पहुंच जाते हैं ताकि इनको विपरीत मौसम से ये बच सकें, अंधेरे वगैरह में, या अगर रहना इनको नहीं सूट कर रहा हो, मरने की कंडीशन में हो, तो ये सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। मतलब गहराई ये तकरीबन 150 फैदम तक के नीचे जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि 150 फैदम तक नीचे नहीं जाते, जाते हैं 150 फैदम तक नीचे जाते हैं, लेकिन शांत जब रात होती है ना तो ये सतह पर ऊपर फिर से चले आते हैं, ठीक है। सतह पर रात्रि में ये ऊपर चले आते हैं प्लैंक्टन्स, ठीक है। तो ये प्लैंक्टन्स के बारे में कुछ बात करनी थी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक जो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है प्लैंक्टन्स की जिंदगी के निर्धारण के लिए, वो है करंट, ओशनिक करंट। समुद्री जलधाराएं एक जगह से दूसरे जगह तक प्लैंक्टन्स को भेज देती हैं, जिसके चलते क्या होता है कि प्लैंक्टन्स का कोई निर्धारित एरिया नहीं होता है कि वो किसी पर्टिकुलर एक ही जगह पे पाएंगे। हो सकता है एक प्लैंक्टन XYZ जगह पे था पिछले 4 सालों से, एक समुद्री जलधारा आई और उसको उठा के पहुंचा दी कम से कम अगले किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के आसपास, तो एक प्लैंक्टन दूसरे जगह पे घूमते रहते हैं, ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कोई कंट्रोल नहीं है, और लिमिटेड करंट बहुत ज़्यादा अगर आ जाएगा तो ये मर भी जाते हैं उस करंट के चक्कर में, समुद्री जलधारा में जब ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये मर जाएंगे। अगला है नेक्टॉन्स, नेक्टॉन्स
नेक्टॉन्स के बारे में समझ लेते हैं हम। नेक्टन्स क्या भाई है, नेक्टन क्या चीज़ है? ये एक्चुअली जो फिश वगैरह होती है नेक्टन की कैटेगरी में आती हैं। फिश वगैरह जो होती हैं ये नेक्टन की कैटेगरी में आती हैं, जो एकदम बॉटम में ना रहें। जैसे इस इमेज में आप देखो, जो एकदम बॉटम में ना रहें, बेंथिक जोन में ना रहें, यानी जो एकदम एकदम अंधेरे में ना रहें, ये सब नेक्टन्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सब नेक्टन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो समुद्री जलधाराओं के विपरीत तैर सकें, इनको नेक्टन, नेक्टन का मतलब होता है तैरना, नेक्टन का मतलब होता है तैरना, ठीक है। तो जो तैर सके, नेक्टन एक वर्ड है जो कि यूनान से आया था, यूनानी वर्ड है नेक्टन, जिसका अर्थ है तैरना। सक्रिय रूप से जो तैराक करता है उसको नेक्टन जाना जाता है, कहा जाता है। तो जलीय जीव जो 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 जिसका एक अच्छा खासा शरीर होता है, वेल डेवलप्ड बॉडी होती है, जिसका वेल डेवलप्ड बॉडी होती है, उसको बोलते हैं हम नेक्टन, ठीक है। जो समुद्री जलधाराओं के विपरीत तैर सके, उनको बोलते हैं कि ये नेक्टन है। तो प्लैंकटन ऐसा नहीं है, समुद्री जलधाराओं के विपरीत नहीं तैर सकते, लेकिन नेक्टन्स तैर सकते हैं। फिर आता है बेंथिक ऑर्गेनिज्म, जो बॉटम ऑफ द वाटर मास में पाए जाते हैं। बॉटम मतलब इस वाटर बॉडी के सबसे तलहटी में जो पाए जाएंगे, समुद्री परितंत्र के सबसे तलहटी में जो पाए जाएंगे, उनको बोला जाएगा, ये हैं आपके बेंथिक, बेंथोस बोलते हैं, बेंथिक, बेंथिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वेंथोस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेंथोस हो गया, ठीक है। तो जो कहाँ पे रहे, जो आपका समुद्र के पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र के सबसे निचले स्तर पे रहे, उसको बोलते हैं वेंथॉज्म, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जांपल्स मैं यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे। जैसे ब्रिटल स्टार, सी स्पाइडर, सी स्पाइडर भी इसमें आता है। गुलपर ईली, ईल, गुलपर ईल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप। उसके अलावा ट्राइपोड फिश, ट्राइपोड फिश कुछ इस तरीके से देखती है। सी कुकुम्बर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको, ठीक है। एगलर फिश, एगलर फिश ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप एक आध दो नाम और जो आपने सुना होगा, जैसे कि कोरल्स वगैरह हो गए, सी स्टार्स वगैरह हो गए, वॉर्म्स वगैरह हो गए, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बेंथिक रीजन में रहते हैं। हालांकि काम नहीं लगने वाला है इन लोगों का, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आप चाहें तो, ठीक है। मैं एक आध एग्जाम्पल्स और लिख देता हूँ, जैसे कि वॉर्म्स के बारे में मैंने बोला, ठीक है। उसके अलावा सी स्टार, उसके अलावा कोरल्स, उसके अलावा एक दो एग्जांपल क्रैब्स ले लो, क्रैब्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बेंथोस रीजन के। स्टार फिश, ये भी एग्जांपल है। तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में जो मुझे बताना था, आई होप कितनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपकी, आपको इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई डाउट है पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ आपको लगता है ऐसा कुछ मसला, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए, अब आते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोटो, फोटिक जोन, इसको समझ लेते हैं। ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा परेशान भी करता है, तो ये समझ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे प्रकाश पहुँचे, ना पहुँचता हो, कम पहुँचता हो या ना पहुँचता हो, 3 जोन होता है, ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले टुलाइट जोन था, मैंने आपको बताया था टुलाइट जोन, एक मिनट, ये देखो टुलाइट जोन,
इसी में क्या रहता है ट्विलाइट जोन में? ट्विलाइट जोन में ही आपके नेक्टन्स हैं। नेक्टन्स यहीं पर रहते हैं ट्विलाइट जोन्स में। ठीक है, चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे, बताइए। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखो, प्रकाश की अवस्थिति के हिसाब से, प्रकाश की अवस्थिति के हिसाब से जो है हमने एक्वेटिक हैबिटेट को 3 भागों में बांटा है। मेजरली 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन 3 भागों में बता रहा हूं आपको। 2 भाग ऐसा जहां पे सनलाइट पहुंचती है, चाहे ज्यादा चाहे कम, और तीसरा भाग ऐसा जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती है। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि सनलाइट और ऑक्सीजन, शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये 2 बहुत बड़े लिमिटिंग फैक्टर हैं। लिमिटिंग फैक्टर हैं किसके? समुद्री इकोसिस्टम के। समुद्री इकोसिस्टम के 2 सबसे बड़े लिमिटिंग फैक्टर हैं, वह है सनलाइट और ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, ज्यादा गर्म होगा जब सनलाइट कम पड़ेगी कहीं पे, सनलाइट कम पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और सनलाइट ज्यादा पड़ेगी तो पानी गर्म हो जाएगा, वाटर क्या होगा, वाटर गर्म हो जाएगा, वाटर गर्म ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब ज्यादा वाटर गर्म होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, और ऑक्सीजन कम हुआ तो बहुत सारे एनिमल्स मारे जाएंगे। ठीक है, लाइट पेनिट्रेशन के हिसाब से प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लाइट पेनिट्रेशन के हिसाब से हमने पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम को 3 भागों में बांटा है। एक तो लाइट वाला जोन, 2 लाइट वाले जोन और एक गैर लाइट वाला जोन। ठीक है, जो लाइट वाला जोन है उसको बोलते हैं फोटोक जोन। फोटोक जोन, ठीक है, फोटिक जोन। फोटिक जोन मतलब प्रकाश क्षेत्रीय, प्रकाश क्षेत्र जहां पे सनलाइट पड़ती हो। और इसमें 2 भाग हैं, फोटिक जोन के भी 2 भाग हैं। पहला भाग है जिसको बोला जाता है यूफोटिक जोन, यूफोटिक जोन, और दूसरा जोन है वो डायस्फोटिक जोन, जिसको ट्विलाइट जोन बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सनलाइट जो है वो डिक्रीज करती है रैपिडली, बहुत तेजी से, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं आपको कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और 200 मीटर के बाद से जितनी भी गहराई होती है वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। लेकिन रोशनी रहती है, रोशनी रहती है, बट फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है यहाँ पर। लेकिन इससे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, प्लैंक्टन्स वगैरह यहीं पे पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, चलो, टूना फिश वगैरह यहीं पे ऊपर रहती हैं। उसके अलावा स्वॉर्ड फिश वगैरह ये लोग आपके डैस्फोटिक जोन में, ट्विलाइट जोन में पाए जाते हैं। नेक्टन्स, नेक्टन्स यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो जोन है वो अफोटिक जोन है, गैर प्रकाशीय रीजन। अब पूरी तरीके से फोटोक जोन को अगर बांटा जाए तो पूरी तरीके से फोटोक जोन 0 से 200 मीटर, द सनलाइट जोन। ठीक है, और दूसरा अफोटिक जोन 200 मीटर से नीचे का जो एरिया होता है उसको अफोटिक जोन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो इस इमेज में बांटा गया है, देखो यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये फोटोक जोन में बांट दिया गया, और यहाँ से एरिया अफोटिक जोन में बांटा गया। यहाँ पर रोशनी पहुंचती है लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाता है यहाँ पे। एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो रेस्पिरेशन होता है, एक चीज तो मैंने आपको बताया कि जो ये आपका फोटिक जोन होता है या प्रकाशीय जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है,
दूसरी एक चीज जो होती है इस जोन में वो है रेस्पिरेशन। तो ये दोनों प्रक्रिया आपका ओटिक जोन में होता है, ठीक है। चलिए, जो कि अब दूसरी जो चीज है जो मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा और रेस्पिरेशन दोनों होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब प्रकाश के बारे में हमने सोच देख लिया, दो लिमिटिंग फैक्टर के बारे में देखना था। एक तो मैंने प्रकाश के बारे में बता दिया किस प्रकार लिमिट कर देता है चीज़ें एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब बात कर लेते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन की, बात कर लेते हैं जो परेशान करता है काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिज्म जो ओशन में रहते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन, चलो देखो, तकरीबन ऑन एन एवरेज फ्रेश वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन होता है 10 पार्ट पर मिलियन बाय वेट। वेट के हिसाब से 10 पार्ट पर मिलियन होता है। ये मतलब ये कि तकरीबन जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का एयर में है उसकी तुलना में 150 गुना कम रहता है यहाँ पर, बट रहता तो है ही। बिना ऑक्सीजन के काम नहीं चलता है। देखो, बिना ऑक्सीजन के काम क्यों नहीं चलेगा? बिना ऑक्सीजन के काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, एक ये चीज़ समझने की कोशिश करो। सिंपल सी बात है कि जब कोई, सपोज करो ये कोई इंसान है, ठीक है, ये कोई इंसान है और ये इंसान मर गया, तो इसकी बॉडी, ये इंसान को तो पहले बात जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत थी? ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ठीक है, तो वहाँ ऑक्सीजन तो चाहिए। अब ये इंसान अगर मर गया, ठीक है, तो मर जाएगा तो इसकी बॉडी को क्या करना पड़ेगा? डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो जब बॉडी डिकम्पोज होगी तो कौन करेगा डिकम्पोज? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? इसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। तो जब डिकम्पोज करेंगे इसको, तो उनको क्या चीज़ चाहिए होगा डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान? चाहिए होगा ऑक्सीजन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन अगर किसी भी तरीके से वाटर बॉडी में कम हुई तो क्या होगा? वाटर बॉडी में जैसे ही ऑक्सीजन कम होगी वैसे ही तुरंत के तुरंत बीओडी बढ़ जाएगा, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा और डिकम्पोजिशन रेट घट जाएगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, जिससे चलते क्या होगा? प्रदूषण फैल जाएगा उस वाटर बॉडी में। इसलिए बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह से डिकम्पोजर्स को मेंटेन करके रखा जाए, उनके लिए जो ज़रूरी ऑक्सीजन की मात्रा है वो मेंटेन करके रखा जाए। अब वापस लौट के आते हैं हम लोग स्लाइड पे। समस्या ये है कि जब तक एयर और वाटर इंटरफेस होता है तब तक तो ऑक्सीजन एक्वेटिक इकोसिस्टम में आता रहता है। जैसे पानी ऊपर है, नीचे है और ऊपर ऑक्सीजन है, तो आपस में मिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे चेन चलता रहता है, चलता रहता है। बारिश हुआ तो उसके थ्रू ऑक्सीजन आ गया, इवैपोरेशन हुआ तो ऑक्सीजन चला गया, ऐसे करके, है ना, चक्र चलते रहता है ऐसे ऐसे का। तो एक तरीका ये हुआ ऑक्सीजन आने का वाटर में। दूसरा तरीका हुआ रेस्पिरेशन। प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं तब उससे भी ऑक्सीजन मिलता है, घुलता है पानी में, ठीक है। और जब प्लांट अपना फूड बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे, मैंने आपको समझाया था कैसे, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है प्लस जल रहता है, ठीक है, क्या बनता है? C6H12O6 प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन ही तो बनता है। तो ये बाई प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन, ये क्या है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या होगा? बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जब प्लांट ओशनिक प्लांट या समुद्री प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं
तो उस दौरान भी ऑक्सीजन वाटर बॉडी में जाता है। ठीक, तो इन तरीकों से वाटर बॉडी में पानी चला जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई, किसी कारणवश अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई तो क्या होगा कि वाटर होगा गर्म, वाटर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप समझते हैं, किसी भी कारणवश अगर पानी क्या हुआ, गर्म हुआ, किसी भी कारणवश अगर पानी गर्म होगा तो क्या होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कम घुलेगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी ऑक्सीजन की पानी में, वो घटने लगेगी। यानी कि मतलब क्या है कि गर्म पानी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं झेल पाता या नहीं रख पाता है अपने पास, ठंडा पानी ही रख पाता है अपने पास। तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल के भागने लगेगा। जब ऑक्सीजन निकल के भागने लगेगा तो जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन, मछली कहेगी क्या, भैया हमारे लिए तो ऑक्सीजन बची ही नहीं। ठीक है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर मैं कहेगी कि मैं मरने जा रही हूँ। ठीक है, मर जाएगी। जब ये मरेगी तो किसके पास जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे भैया हमको और ऑक्सीजन दो, अगर ऑक्सीजन नहीं दोगे तो हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। और चीज़ें डिकम्पोज नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सा पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा पानी में, और ये एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी, पूरा वाटर बॉडी बर्बाद हो जाएगा। और ऐसी घटनाएं आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, जो श्रिंक कर रही हैं, बहुत सारी श्रिंक कर रही हैं जो वाटर बॉडीज, उसका बहुत बड़ा रीजन है इस प्रकार का पॉल्यूशन। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक वेस्ट को समुद्र में नहीं डालिए। प्लास्टिक वेस्ट को अगर आप समुद्र में डालेंगे तो उससे मछलियां मरेंगी, ऑक्सीजन लेवल घटने लगेगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके चलते बहुत भयंकर 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 प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये कहानी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताया। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। इतनी बात समझने में आपको कोई तकलीफ दिक्कत समझ में ना आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, 1 मिनट का वक्त लीजिए। ये यूनी डायरेक्शनल बातचीत होनी चाहिए यार, ये बाई डायरेक्शनल बातचीत में मज़ा नहीं आता है ना। सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ कि लाइव क्लासेस लाया जाए। आप लोगों का क्या राय है लाइव क्लासेस के बारे में। सोच रहा हूँ लाइव क्लासेस हो, ताकि आपके मन में जो डाउट हो वो आप तुरंत पूछ सकिए, है ना। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ेगा तो मज़ा आता है, वरना 1 घंटे का भी वीडियो रिकॉर्ड करने में अच्छा खासा तकलीफ हो जाती है, समझ रहे हो। हम्म, चलो, आई होप कि अभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आते हैं एक और टॉपिक का कवर कर लेते हैं, विंटर किल। विंटर किल नाम से स्पष्ट है, ठंडी के कारण कोई मारा जाए, दैट इज विंटर किल। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसी वाटर बॉडीज हैं आर्कटिक या अटलांटिक रीजन में, जहां पर पानी के ऊपर बर्फ की चादरें बिछ जाती हैं। नीचे तो पानी लिक्विड फॉर्मेट में रहता है, लेकिन ऊपर क्या होता है, ऊपर बर्फ की चादर बिछ जाती है, ऊपर बर्फ की चादर बिछ जाती है, जिससे क्या होता है कि सनलाइट कट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाता है, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है ऐसी वाटर बॉडी में। लेकिन जब वैसी वाटर बॉडी बहुत सैलो हो, सैलो मतलब देखो यहाँ पे, यहाँ सपोज करो कि ये वाला रीजन है छिछला, और यहाँ पर क्या हो कि ऐसा कुछ परत जम गया हो, ठीक है, ऐसा कुछ आए,
आइस का परत जम गया हो, नीचे पानी फ्लूइड हो, ठीक है। तो सनलाइट तो कट गया, सनलाइट अब तो नहीं आएगा यहाँ पे, नो सनलाइट। इससे क्या होगा, जब सनलाइट कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगा, और ये रुक गया हमारे यहाँ। लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, और किसी कारणवश क्या होगा, अब सैलो वाटर है तो यहाँ पर ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जमाव हो जाएगा कुछ दिन में, और सेडिमेंटेशन के कारण से क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पहले जिंदा रह रही थी वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगी, मर जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो वहां पर उपस्थित था जिसके कारण से वो जिंदा थी वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो गया, उसका डिप्लीशन स्टार्ट हो जाएगा और फिश मर जाएगी। तो सैलो वाटर बॉडी में अवसादों के जमाव के कारण से, ऑक्सीजन की कमी होने से, जब ऐसे जगह पर जहां पर उसके ऊपरी लेयर पे फोटोसिंथेसिस रुक गया हो, क्योंकि बर्फ की चादर ढकी हो, और उसके कारण से क्या हो जाए, मौत होने लगे, ठीक है, मौत होने लगे किसका, ऑर्गेनिज्म का, उष्णिक ऑर्गेनिज्म का, तो उसको बोलते हैं ये विंटर किल हो रहा है, ठंडी के कारण मर गई। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक गया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब रुका तो ऑक्सीजन बनना बंद हो गया। मैंने पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण से ऑक्सीजन बनना बंद हो गया। जब ऑक्सीजन बनना बंद हो गया तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस था वो भी रुक गया। रेस्पिरेशन प्रोसेस के कारण से दम घुट के मौत हुई मछलियों की, दम घुट के मौत हुई इन बेचारी मछलियों की। इस प्रकार के मरने की घटना को कहा जाता है कि ये विंटर किल हो रहा है, जो कि बहुत खतरनाक घटना है। करोड़ों करोड़ों मछलियां मारी जाती हैं इसके कारण से। ये नेचुरल फिनोमिना है, ये तो होगा ही, तो इस पे तो कोई रोक नहीं सकता है ज़्यादा। अब अलग ना कोई दिमाग दे दे कि चलो सारा बर्फ हटा देते हैं तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये विंटर किल का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा जो आता है अगला टॉपिक वो है इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विस, इकोसिस्टम हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, बेनिफिट ऑफ इकोसिस्टम, मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ इकोसिस्टम, इसको समझना चाहिए हमको। ये हम लोग समझेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी बात समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब नीचे आपके एक लाइन चल रही होगी जिसमें अनअकैडमी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया होगा। अगर आपको अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना है, TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। अभिषेक श्रीवास्तव सर इस समय PT ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड PT 2022। इसको बेस बना के लगातार सर क्लासेस अपलोड कर रहे हैं जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट करंट रिलेटेड टॉपिक जो हिस्ट्री से जुड़े थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको देखना चाहिए। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जाइए देखिए, और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के कोर्सेज को परचेज करना है। ये इंडेक्स वाली स्लाइड है, इसको बहुत गौर से देखिए। ये है और एक पार्ट और है, ये वाला, ठीक है। ये दो पार्ट है। हमारी जो गाड़ी है, हम अभी बायोडाइवर्सिटी में इंटर किए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो है उसको कवर कर लेंगे, फिर बायोडाइवर्सिटी के कोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखनी है हमें अभी, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग, मैं एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको लगभग इन्फॉर्मेशन, इसको पढ़ने के बाद आपको इन्वायरमेंट कहीं और जाके पढ़ने या समझने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जितनी ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट है उससे ही हम ये चीज़ें और आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप बताओगे कि हाँ, कि यहाँ पे ये चीज़ें सुधारी जा सकती है, ये चीज़ें बदली जा सकती है, ये चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ें हम इसमें करने वाले कर सकते हैं। दूसरी बात, हम अब डिस्कस करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि आपके साथ डिस्कशन किया जाए कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को लेके। MCQs वाला सीरीज़ बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको बहुत जल्द मिल सकता है। इसके लिए स्टे ट्यून, लगे रहिए।
चैनल से जुड़े रहिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चीज़ें और बताते रहिए कि जो है ट्रू एस्पिरेंट पे चीज़ें लगातार अपलोड की जा रही हैं, आप उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के कोर्सेज़ मैंने लगातार एक टॉपिक हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, एक टॉपिक कोई एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, चाहे पसपा कानून हो, भी हमने हाल-फिलहाल में डिस्कस किया, ठीक है? तो हम कोई एक टॉपिक पकड़ते हैं, उसको डिटेल से एनालिसिस करते हैं, उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी निकालने की कोशिश करते हैं। ये अभी इस टाइम लगातार कोर्सेज़ अपलोड किए जा रहे हैं। देखिए, रिव्यू दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।